बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दमदार 10। मोदी सरकार के मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। जॉर्ज कुरियन ने 9 जून 2024 को केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 11 जून 2024 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का कार्यभार उन्होंने संभाला था। एकमात्र ईसाई थे जो मोदी सरकार में मंत्री थे, लेकिन उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया और इसी 21 को यानी कि रविवार को यह खत्म हुआ, इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। माना यह जा रहा है कि केरल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें केरल कोटे से मंत्री बनाया गया था। अब उनका इस्तीफा हो गया है। पार्टी ने उन्हें दूसरे टर्म के लिए राज्यसभा नहीं भेजा। जॉर्ज कुरियन की गिनती केरल बीजेपी के सीनियर लीडर्स में होती है। 1980 में ही जनता दल छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे के साथ साथ अब एक सवाल ये है कि अगला चेहरा कौन होगा। और इसी तरीके से अगर रवनीत बिट्टू की भी बात की जाए तो उनका भी कार्यकाल अब खत्म होने पर आ रहा है। तो अभी क्या मंत्रिमंडल का भी विस्तार के तौर पर अब हम इसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, वो बहुत समय से बिहार चुनाव के समय से ही चल रही कि विस्तार होगा, तो ये होना लग रहा है कि होना चाहिए। चूंकि 2019 के बाद 2023 में प्रधानमंत्री ने विस्तार किया था, तो उनका एक तरीका है कि बीच में वो करते हैं। तो चूंकि पंजाब का चुनाव है और हमेशा से ये एक पैटर्न रहा है कि मिनिस्टरियल लेवल पे आप उस स्टेट को थोड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो कुरियन जी तो इनका परसों राज्यसभा का टर्म खत्म हो गया है केरला से। पार्टी ने इन्हें दोबारा नॉमिनेट नहीं किया है, उम्र भी हो गई है, लेकिन अभी है कि रवनीत सिंह बिट्टू हो। हालांकि बिट्टू ये भी कह रहे हैं कि वो पंजाब की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में ज़्यादा समय देंगे। तो कहीं ना कहीं पंजाब से कोई हो सकता है, उनका भी नाम हो सकता है कि उनको मंत्री पद का भार मिले, लेकिन वो साथ ही साथ पंजाब की राजनीति में सक्रिय रहें। इसके अलावा देखिए, अभी और भी जगह मिनिस्टेरियल चेंज हो सकते हैं। उत्तराखंड है, यूपी है और बाकी बंगाल भी है। कैसा विस्तार देख रहे हैं आप शांतनु जी? देखिए, भाजपा बड़ी पार्टी है, कई प्रदेशों में उसका प्रेजेंस है और राजनीति भी हर राजनीतिक व्यक्ति के लिए करियर भी है। वो पहले पदाधिकारी बनता है, फिर एमएलए एमपी बनता है, मिनिस्टर एक तरह से मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर उसका एक पीक है। तो आपको पार्टी में सबको अकोमोडेट भी करना पड़ता है, सबको एक्सपीरियंस भी देना पड़ता है कि हर व्यक्ति मंत्री बने, जिससे जब उससे बड़ा तो आपको रोटेट करना ही पड़ता है। तो एक नेचुरल, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखिए उसको, एक नेचुरल प्रोग्रेशन भी है कि इतनी बड़ी पार्टी में सबको अकोमोडेट नहीं कर सकते। पंजाब का चुनाव आने वाला है। हाँ, बल्कि पंजाब ने इस समय मिलकर से 5+2 7 चुनाव है अगले साल। जो 5 स्टार्टिंग में है करीब फरवरी के आसपास और 2 और हैं। तो जैसा सज्जन भाई ने कहा, उनके लोगों को एक तरबियत मिलेगी। इसमें एक और है कि कोई बड़ा चेहरा शायद न बदले। बड़े चेहरे में मतलब कि जैसे कि लोग कह रहे हैं गडकरी जी का बात आ रहा है, राजनाथ जी काफ़ी सीनियर है, उस तरीके से और भी लोग हैं, तो उस स्तर पे नहीं हो रहा है। लेकिन जो उसके बाद जो मिनिस्टर्स हैं जो कि अलग अलग स्टेट से आते हैं, उस लिहाज में देखिए, असम है, बंगाल है और आने वाले में पंजाब का है, उत्तर प्रदेश है, और जैसा ये बता रहे थे कि उसके अलावा गुजरात का भी चुनाव होने वाला है अगले वर्ष, जो साल के अंत तक होता है। तो उस तरीके से आप देखिए, हिमाचल का भी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि पंजाब पे जिस तरीके से है सरकार का, सब बीजेपी का सबसे ज्यादा उसमें सक्रियता दिख रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक फ्रंटियर स्टेट है, जो बॉर्डर स्टेट जिसे आप कहते हैं निश्चित तौर पे, और जहां पे बीजेपी अपने दम पे अभी तक नहीं आ पाई है। कोशिश जरूर ये कर रहे हैं। एक चीज आप देखेंगे, जैसे पंकज चौधरी जी, भाजपा में आपको मंत्री और पद साथ में नहीं, पार्टी का पद नहीं। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बन चुके हैं, अब वो इस समय एमओएस फाइनेंस हैं। तो ऐसे भी आपको 1-2 केसेस दिखेंगे, कुछ कॉम्बिनेशन दिख सकते हैं। तो उनको हटाया जाएगा क्योंकि अब वो मंत्री नहीं रह पाएंगे लंबे समय तक, तो वहां पे भी एक पग रिक्त होगा। बात महाराष्ट्र की कर ले। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट को एक और झटका लगा है। शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने सोमवार को पार्टी विधायकों की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन बैठक में 3 विधायक और 1 एमएलसी नहीं पहुंचे। उद्धव की शिवसेना के पास 20 एमएलए और 6 एमएलसी यानी कि कुल 26 विधायक हैं। सोमवार की मीटिंग में 22 विधायक ही आए। मीटिंग से विधायकों के गायब होने पर उद्धव की पार्टी के नेताओं का कहना है कि इन विधायकों ने पहले ही बता दिया था कि वो मीटिंग में नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उद्धव गुट के लिए मुश्किल ये है कि 9 में से 6 सांसद अब शिंदे सेना में शामिल हो गए हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में बागी सांसद शिवसैनिक शिंदे वाले सैनिक हो गए हैं। इस मौके पर एकनाथ शिंदे ने उद्धव और उनके पार्टी के नेताओं को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि उद्धव की पार्टी के नेता गाली गलौज कम करें, क्योंकि वो जितनी गाली देंगे उनकी पार्टी उतनी ही ज्यादा तेजी से डूबेगी।
ऑपरेशन टाइगर सक्सेस 2022 में पहले ऑपरेशन हुआ था। 2022 के बाद 40 एमएलए शुरुआत में थे। आज हमारे 6 खासदार साथ में आए हैं। ये जो लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं, ये स्वार्थ के लिए गए, इनके लिए गए, उसके लिए गए, कई लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अभी जब उनके पास थे तो सब अच्छे थे, मैं भी था, अच्छा था। मैं जब बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए गया तो बुरा हो गया। अभी ये सब लोग क्यों जा रहे हैं, इसका आत्मचिंतन, आत्म परीक्षण करना चाहिए। सुबह गाली देते हैं और शाम को बोलते हैं अच्छे अच्छे। ये भी करके देखा उन्होंने। तो मतलब यह है कि अभी पूरी पिक्चर आनी बाकी है। अभी सांसद टूटे हैं, विधायक भी टूटने बाकी हैं, क्योंकि 3 विधायक और 1 एमएलसी नदारद रहे। सवाल यह है शांतनु जी, ये जो 3 विधायक और 1 एमएलसी गायब हैं, सूचना उन्होंने भले ही पहले दे दी हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो जो मीटिंग बुलाई गई थी सांसदों की भी, उसमें भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। और देखिए, महाराष्ट्र में इतनी अच्छी सड़कें हैं, इतना यातायात का साधन है कि बड़े आराम से आ सकते हैं मुंबई मिलने। तो वो तो सुनने से पता लगता है बहाना। इसमें 2 स्तर पे मैं बात करूंगा। एक तो इसमें हम मोरालिटी अटैच करते हैं बहुत, अरे ये कैसे हो सकता है, आप उस पार्टी से लड़े थे। मेरे ख्याल से इसमें मोरालिटी हटा देनी चाहिए। भाई अगर कानून है, अगर जो भी तरीका है, 2/3 है, आप दल के साथ मिल सकते हैं, इंडिविजुअल, वो कानूनी पेज है और हमसे दूसरी पार्टी जाएगी भी। तो जब तक जो कानून है और को उसका कोई फॉलो करके अगर दूसरी पार्टी में जा रहा है तो उसमें मेरे ख्याल से कोई मॉरलिटी नहीं है। क्योंकि देखिए, कोई छोड़ता क्यों है? अगर उसको, जैसे मैंने पहले कहा, उसको वहां पे अपना भविष्य नहीं दिख रहा है, उसे लगना तो ये चुनाव जीत पाएंगे ना मेरा कुछ कर पाएंगे। और खासकर शिवसेना के साथ तो ये है कि भाई उन्होंने उसका विचार ही छोड़ दिया। मैं तो ये सरप्राइज बार बार रहता हूँ कि आज तक यूबीटी बनी कैसे है। अगर मुझे यूबीटी को वोट देना है तो मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। बचा क्या है? आप हिंदू हृदय सम्राट की पार्टी थे, अब आप में हिंदू सम्राट पता नहीं, आपके पोस्टर उर्दू में लगे होते हैं मुंबई में, जो देख के आप बाला साहब ठाकरे का चेहरा और उर्दू में हरे कलर का पोस्टर, वो कहीं से मैच ही नहीं करता है। तो जो उसका जो वोटर है, वो उसका वोटर बचा ही नहीं है। और आपके पास गुल्लू था, सत्ता वो भी चली गई। तो आपके पास क्यों रहे? आपकी सत्ता थी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो भी चली गई आपके पास। तो शिवसेना में रहने का, यूबीटी में रहने का मुझे कोई कारण किसी व्यक्ति के लिए नहीं दिखता। तो ये जो अभी 3 विधायक हैं, ये बढ़कर और आगे जा सकते हैं। बिल्कुल वही लग रहा है। जिस तरह की पद्धति देखिए, जैसा कि सांसदों ने भी जो बाद में चले गए शिंदे गट के साथ, तो उन्होंने भी पहले बताया कि हमारे पास बोनाफाइड रीजन्स है, किसी के बेटे की शादी है, कोई अपने क्षेत्र में चुनाव कार्यों में व्यस्त है, सब कुछ है। बट यहाँ पे एक चीज सबसे बड़ी बात जो अभी शांतनु जी कह रहे हैं कि प्रासंगिकता क्या है शिवसेना ओबीटी की, उद्धव ठाकरे की, क्यों लोग उसके पास जाए? क्या जनता में आपका अपील है? क्या आप में करिश्माई व्यक्तित्व है? आपकी पार्टी के पास कुछ ऐसी नीति है कि आप लोग को लगता है कि आगे आप विचार और धारा तो दोनों ही, विचार चला गया कांग्रेस की तरफ और धारा बिल्कुल मुंबई इलेक्शन में बीएमसी में चली गई है। तो वैसी स्थिति में ये बिल्कुल सही बात है कि ये कहना कि ये नैतिक रूप से गलत है, ठीक है, अपनी जगह नहीं होना चाहिए। लेकिन बहस है कि अगर कोई विधायक है, अगर कोई उसे अपना भविष्य देखना है तो अपनी प्रासंगिकता ढूंढेगा। आपके पास ना तो नेतृत्व है, ना पार्टी है, ना देवेंद्र विचार है। फडणवीस कह रहे थे कि ऑपरेशन हो गया है, और अभी एकनाथ शिंदे को भी हमने सुना कि ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल। तो लेकिन अभी तो लग रहा है कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। नहीं, अभी अमित शाह ने, देवेंद्र फडणवीस ने, एकनाथ शिंदे ने, सबने अब ये कह दिया कि अब कोई विभाजित शिवसेना नहीं है, शिवसेना एक ही है। वो एक शिवसेना कौन है? एकनाथ शिंदे। अब उनका यह है कि उद्धव ठाकरे चूंकि बाला साहब ठाकरे के हैं, तो कुछ एक कोर ग्रुप छोटा सा होता है जिसकी सिंपथी होती है। वो ज्यादातर आपका एजिंग, मुंबई में जाए जो शिवसेना के शाखा है, उसमें वो लोग हैं जो बाला साहब को देखे हैं, जिन जो अभी 70 के 80 के वो हैं, वो अभी भी भावनात्मक रूप, जो नई युवा पीढ़ी है किसी भी वर्ग का, उसमें आप देखें वो व्यवहारिक भी है और वो ये भी, वो आदित्य ठाकरे के साथ भी नहीं। और बिट्रेयल की बात है तो उद्धव ठाकरे ने बिट्रेयल किया था जब 2019 में सबसे पुराना अलायंस बीजेपी के साथ था, आप छोड़ के कांग्रेस के साथ चले गए और उसके बाद आप अपने पूरा विचार ही बदल लिए, हिंदुत्व को छोड़ के आप धर्मनिरपेक्षता। जो आप लोगों की चर्चा से समझ में आ रहा है कि अब असली नकली शिवसेना की तो कोई बात ही नहीं रह गई, ये केवल शिंदे शिवसेना है। अब देखना यह है कि उद्धव ठाकरे के कितने विधायक भी टूटकर अब वहां पर चले जाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर तृणमूल की भी बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी अब असली और नकली टीएमसी की ही लड़ाई है कि किसके पास ज्यादा ताकत है। ममता बनर्जी के हाथों से क्या उनकी पार्टी छिनने वाली है? क्या ममता बनर्जी अब टीएमसी सुप्रीमो नहीं रही?
टीएमसी के बैंक खातों पर किसका अधिकार होगा? ये तमाम वो सवाल हैं जो कल बागी गुट की सीक्रेट मीटिंग के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि बागी गुट ने ममता बनर्जी को टीएमसी के चेयरमैन पद से हटा दिया, अभिषेक बनर्जी को टीएमसी से सस्पेंड कर दिया, अरूप राय को बागी गुट ने टीएमसी का नया चेयरमैन और पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। अरूप रॉय के नेतृत्व में 30 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष के अलावा 4 उपाध्यक्ष, 4 महासचिव और 1 कोषाध्यक्ष बनाया गया। फिरहाद हाकिम, अरूप विश्वास, रथिन घोष, सबीना यास्मीन को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। महासचिव की जिम्मेदारी जावेद अहमद खान, विप्लव मित्रा, ऋतव्रत बैनर्जी, संदीपन साहा को दी गई और कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी अखरुरजमान अंसारी को सौंपी गई है। दरअसल कल बागी गुट ने कोलकाता के न्यू टाउन में होटल में सीक्रेट मीटिंग बुलाई थी। वो पोस्टर आपको देखना चाहिए, जरा पोस्टर आप देखिए। इस पोस्टर में महात्मा गांधी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इस पोस्टर में आपको अंबेडकर दिखाई दे रहे हैं और नजरुल इस्लाम भी हैं, जो नीचे आपको टोपी दिखाई दे रही है। हो सकता है आपको लगेगा कि ये सुभाष चंद्र बोस है, नहीं, नजरुल इस्लाम है। नीचे की तरफ एक और जो तस्वीर है, तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ममता बनर्जी नहीं है। अभिषेक बनर्जी को तो पार्टी से ही बाहर कर दिया। अब आप देखिए इसका क्या अर्थ निकाला जाए। टीएमसी पर संकट ही संकट, ममता बनर्जी की नई मुसीबत पोस्टर से गायब है, लेकिन चुनाव चिन्ह बरकरार है। नहीं, देखिए, हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं कि अब टीएमसी जो ममता बनर्जी अधिकृत है उसकी ऑबिचुअरी लिख दी जानी चाहिए, क्योंकि वो अब कुछ बचा नहीं है। जो ट्रेजरर थे उन्होंने उसके खाते को सील करवा दिया लेटर लिख के। बिल्कुल। अब यहाँ पे ये है कि देखिए सारे के सारे फसाद की जड़ अभिषेक बनर्जी है। ममता बनर्जी अगर शुरू में ही ये तय कर लेती कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो उनके तरफ से ना होके अभिषेक बनर्जी को महासचिव ना बना के बाकी और भी लोगों को दिया जाए, तो शायद फिर भी ये स्थिति ना आती, फिर भी पार्टी टूटती, कमजोर होती, लेकिन अभी तक उनको नहीं हटाया जाता। अब यहाँ पे क्या है कि संसद में सारे लोग चले गए, राज्यसभा में रेजिग्नेशन हो रहा, और विधानसभा के लोगों ने तो प्रॉक्सी भी नहीं बनाई। उन्होंने दावा किया कि ये उनकी असली है। वैसी स्थिति में आपके पास फिरहाद हकीम, ये सब तो वो लोग थे जो खुलेआम गुंडागर्दी करते थे। राइट हैंड थे ममता बनर्जी के फिरहाद हाकिम। उनकी सीट पर प्रचार का जिम्मा किसके पास था? फिरहाद हाकिम के पास था और पूरा कोलकाता उनकी देखरेख में था। और वैसे लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि कोई भी अपने आप को ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से जोड़ना नहीं चाहता है, ये स्पष्ट है। वैसी स्थिति में ममता अगर अभिषेक को बचाने ये बागी गुट के लिए ममता बनर्जी एकदम अछूत की तरह से वो बर्ताव करेंगे, ऐसा अंदाजा नहीं था। क्योंकि मैं सर एक इंफॉर्मेशन और दे देती हूँ। बैठक में बागी गुट के विधायकों के अलावा 70 पूर्व पार्षद, पूर्व मंत्री शामिल थे। मीटिंग में मौजूद सभी विधायक, पार्षद और नेताओं से लीगल डॉक्यूमेंट पर बकायदा साइन करवाया गया, जिससे ये संकेत मिल रहा है कि तृणमूल कांग्रेस पर दावा करने के लिए ऋतव्रत बैनर्जी कानूनी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। और इस मीटिंग में पार्टी के नाम और लोगों का इस्तेमाल किया गया। ऋतव्रत बैनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी को अब पार्टी का मार्गदर्शन करना चाहिए। मार्गदर्शन मंडल में डालने की तैयारी। एक बयान सुना देते हैं आपको। श्री अरूप राय जो पहला दिन से 1998 का पहला दिन से जो 138 एविडेविट हुआ था, हर में अरूप राय जी का सिग्नेचर है। तो अरूप राय जी हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चेयरपर्सन चुने गए हैं। इसके सिवाय अरूप राय छोड़ के और 29 लोग, टोटल 30 लोगों को लेकर एनडब्ल्यूसी का गठन हुआ है। इलेक्शन कमीशन का जो नियम है, उस नियम के तहत हम लोग जो काम किए हैं, हम लोग चाहते हैं दीदी जो मार्गदर्शक का जिम्मेवारी निभाए, हमारा मार्गदर्शन करे। दीदी के प्रति फिर भी अभी भी रिस्पेक्ट है ना? अभिषेक बनर्जी की तो उनको तो निकाल दिया बाहर। सज्जन भाई ने कहा वहीं से फिशर शुरू भी है। और ये बात उद्धव सेना वाली बात पे भी जाती है कि जब आपके पास आइडियोलॉजी नहीं तो सत्ता ही ग्लू है। अगर आपकी रेलेवेंसी नहीं है कि आप मुझे चुनाव ही नहीं जीतो, आप अपने खुद के चुनाव, ममता बनर्जी इतने साल के बाद 2 बार लगातार 2 बार अपना विधानसभा का चुनाव हार गई, लोकसभा का भी नहीं, विधानसभा का चुनाव 2 बार हार गई, तो पता लग गया मैंने वोट जिताने की ताकत नहीं बची है उन्होंने। लेकिन फिर भी अपोजिशन की एक बड़ी स्पेस है। भाजपा ने बड़ी जीत करी, लेकिन फिर भी एक बड़ा वोट परसेंटेज मिला टीएमसी को। तो वो जो अपोजिशन की स्पेस है वो कौन लो, नहीं तो क्या है वो कांग्रेस और लेफ्ट के पास चली जाएगी। तो मेरे ख्याल से अच्छा तरीका है
कि भाई एक तो अपोजिशन की स्पेस है तो पार्टी का सही हकदार कौन है। अब उसकी बिल्डिंग्स हैं, उसके खाते हैं, उसका सिंबल है, और जैसे कि पूरी 2/3 पार्टी है क्या, उसके कार्यकर्ता, केवल सांसद विधायक नहीं, उसके पार्षद, उसके कार्यकर्ता, तो तभी मेरे ख्याल से वो लीगल रूप से मतलब ममता बनर्जी, हाँ ममता बनर्जी मतलब पार्टी में रहेंगी लेकिन मार्गदर्शक मंडल में रहेंगी, कार्यकर्ता बस। लेकिन कहते हैं कि आप हैं भी और नहीं भी हैं। ममता बनर्जी के हाथ से तो गई पार्टी। दीदी की पार्टी में जारी बगावत पर बीजेपी ने तंज कसा। पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ममता बनर्जी ने टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ दिया, इसलिए आज उनकी पार्टी टुकड़े टुकड़े हो गई। बोलता है ना, जो आप करते हैं, माने आप जो बोते हैं, लगाते हैं, उसका फल उसी तरह आपके पास आएगा। आप ममता बनर्जी और इंडी अलायंस के पार्टनर जिस तरह से भारत विरोधी जो क्षमता उसको जैसे सपोर्ट किए थे टुकड़े टुकड़े गैंग के, तो टुकड़े टुकड़े गैंग आज वही जो सपोर्ट किए थे, आज ममता बनर्जी का टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए। ये एक केस स्टडी हो गया कि एक पार्टी जो 15 साल इतना ओडासिटी, इतना उद्धत्व, इतना एरोगेंस और इतना उन्नयन करने का जो प्रॉमिस दिए थे, कुछ हुआ नहीं। आज वही पार्टी 1 महीना के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए। ये जो बात है ना कि जो जैसा बोता है वैसा ही वो काटता है, ये बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में भी एकदम स्पष्ट होगी। आज नहीं तो कल न्याय जरूर होगा। राम भक्तों को अब एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार है। एसआईटी के मेंबर अपनी जांच रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में लगे हैं। लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत के कैंप ऑफिस में एसआईटी रिपोर्ट बन रही है। इस बीच मंदिर का चढ़ावा गिनने वाले 50 कर्मचारियों को हटा दिया गया है। चढ़ावे की गिनती करने वालों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। बिना पॉकेट वाली ड्रेस के साथ काउंटिंग सेंटर में एंट्री हो रही है। काउंटिंग सेंटर में एंट्री के वक्त तलाशी के तरीके और कड़े कर दिए गए हैं। दान पात्र से चढ़ावे की रकम निकालने की वीडियोग्राफी हो रही है और कॉन्टिन्यूअस वीडियोग्राफी हो रही है, क्योंकि वीडियोग्राफी तो पहले भी हो रही थी, सीसीटीवी कैमरे तो पहले भी लगे हुए थे, लेकिन अपनी मन मर्जी से उसे कब बंद किया जा रहा था और कब एडिट किया जा रहा था, अब वो नहीं होगा। सीसीटीवी फुटेज 45 दिन के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता था, लेकिन अब यह व्यवस्था की जा रही है कि सीसीटीवी का फुटेज कम से कम 180 दिन यानी कि 6 महीने तक सुरक्षित रहे। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे पर लगे हुए ग्रहण के बीच आज शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण भी है। पहले यह कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से किया जाना था, लेकिन अब उतनी भव्यता नहीं होगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र, विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल जी राव इस समारोह से दूर कर दिए गए हैं। सोचिए, ये एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है कि चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो, और गोपाल राव और अनिल मिश्रा का तो मैं ये बोलूंगी तो खुद ही एसआईटी से जो है इस वक्त लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। इन्हें दूर कर दिया गया है आज के पूरे कार्यक्रम से। ये बड़ी मैसेजिंग है। उनकी जगह ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज, निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण के कार्यक्रम की देखरेख करेंगे। ये बहुत बड़ी मैसेजिंग है। चंपत राय जी को लग रहा है कि अब मैसेज दे दिया गया है कि दूर हो जाओ सारे कार्यक्रमों से और सारे सिस्टम से भी। लेकिन सिस्टम से तो अभी पता नहीं अब एसआईटी की रिपोर्ट के बाद, लेकिन ये अच्छी मैसेजिंग है कि जिन पे मैसेजिंग तो है ना, जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के नीचे काम करने वाला हर व्यक्ति यदि भ्रष्ट है तो वो व्यक्ति अपने पद पर क्यों है, भले ही आपने चवन्नी की चोरी ना की हो। अब बिल्कुल ठीक कहा कि एक तो यह है कि क्या उनकी संलिप्तता थी इसमें, और क्या वो उसको जांच ठीक से नहीं कर पाए। मतलब मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा था, मैं उसमें एसेट था, या फिर मैं उसकी जांच ठीक से नहीं कर पाया। दोनों तरह से गलती है, दोनों तरह से गलती है। एग्जीक्यूशन में तो प्रॉब्लम है ना, गलती है। और देखिए ऐसा नहीं, भारत में हजारों मंदिर हैं, बहुत सारा चंदा आता है। मेरे ख्याल से ये तो एक प्रोसेस का प्रॉब्लम है कि भाई अब पॉकेट वाले कपड़े नहीं होने तो नहीं होने हैं। अगर उसको एक तरह से काउंट होना है, और आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली भी सब काउंट कर सकते हैं। आप स्कैनिंग करके पता लगा सकते हैं कौन सा नोट है। तो मेरे ख्याल से वो टेक्नोलॉजीज भी आनी चाहिए।
और ये निष्ठा से ज़्यादा प्रोसेस की कमी का है कि प्रोसेस अब बनाया भी गया होगा, उसे आपने कहाँ पे उसको डाइल्यूट कर दिया। चाहे हमने वो अग्निशमन की बात करी और यहाँ पे बात करी, हर जगह प्रोसेस का इशू है। वो एक प्रोसेस बने हुए, लेट डाउन है और प्राचीन प्रोसेस है। भारत में चढ़ावा गिनना कोई नई बात नहीं है ना। तिरुपति से लेकर शिरडी से लेकर हर जगह चढ़ावे की गिनती होती है। बस उस प्रोसेस को जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे वहाँ पे आपको ऐसी घटना होती हुई दिखेगी। क्या टेक है आपका इस पे? नहीं, देखिए, इसमें जिम्मेदारी शीर्ष स्तर पे तय होनी चाहिए कि सवाल ये नहीं कि आप व्यक्तिगत तौर पे भ्रष्ट हैं या नहीं। आपने जिन लोगों को अपॉइंट किया, आपने किया, आपके जानने वाले थे, उन्होंने चोरी की और आपने ये जरूरी नहीं समझा कि आप इसका संज्ञान ले। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि देखिए, जो आरएसएस और वीएचपी से भी क्या ये मैसेजिंग अब जा रही है कि आपको यदि एक व्यक्ति की तरफ उंगलियां इसलिए उठ रही हैं क्योंकि उससे जुड़े हुए सभी भ्रष्ट लिप्त पाए जा रहे हैं, तो अब आपको अपने पद से हटना चाहिए। ये तो स्वयं ये मैसेज कोई स्वयं नहीं कर रहा है तो मैसेज तो जाएगा ना, बड़ी बॉडी से जाएगा। भाई देखिए, ये तो आपके सम्मान की बात भी है ना। अभी मुख्यमंत्री आए, आपको कहा गया कि आप नहीं आएंगे मिलने, आपका कोई वो प्रतिनिधि हो, ध्वजारोहण कार्यक्रम है, इसमें आपको बिल्कुल अलग कर दिया गया है। तो ये इतना संकेत काफी है कि अब आप पे आस्था नहीं है लोगों को। दूसरी बात एक और देखिए, ये जो टेम्पल ट्रस्ट है उसके जो सदस्य हैं, इसमें जो ट्रस्ट में बाहर से भी जो संत समाज के बड़े प्रतिनिधि हैं, जो किसी संगठन से भले न जुड़े हों, लेकिन मंदिर के निर्माण में उनकी भूमिका रही हो, उनकी एक छवि है, ऐसे लोगों को भी लाना चाहिए ताकि पारदर्शिता और ज्यादा बढ़े इसमें। बिल्कुल एक क्लोज डोर की तरह करने से क्या होता है कि ये समाज का, देश का इसमें आस्था है, करोड़ों श्रद्धालुओं का आस्था है। अगर आप इस ट्रस्ट को कुछ संगठन विशेष तक बांध देंगे तो निश्चित तौर पे लोगों को क्या लगेगा और संत समाज को भी क्या लगेगा कि भावना सबकी थी, इसमें योगदान सबका था। तो अभी ये समय है कि ट्रस्टी जो हो उनको और विस्तार किया जाए, जिम्मेदार लोग लाए जाए। ध्यान रखने की बात है कि पहला तो ये है कि ये ट्रस्ट ही चलाए, ट्रस्ट में ईमानदार लोग और ईमानदार प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट हो, और दूसरी बात ये कि सरकारी नियंत्रण में ना चला जाए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। कई बार ये बहाना बन सकता है कि देखिए आपसे तो मैनेज हो नहीं रहा, अभी सरकार के पास चला जाए। कहीं ये ऐसा ना हो, क्योंकि मंदिरों को तो कंट्रोल वापस लेना चाहिए। जो अभी आंध्र प्रदेश में, जो तमिलनाडु में, जो केरला में बड़े मंदिर हैं, उनका वापस होना चाहिए। लेकिन लोग यूज केस देंगे, देखिए एक प्राइवेट ट्रस्ट के पास था, वहां तो, लेकिन केवल प्रोसेस की दिक्कत है यहाँ पे। मैं बार बार कहूंगा, एलडीए में हुआ, एलडीए में वो भी तो सरकारी कर्मचारी थे ना, जो है ना, तो भ्रष्ट कोई भी हो सकता है। वो कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल सिस्टम का हो सकता है, या वो किसी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी हो सकता है। लेकिन दो बात बिल्कुल साफ है, पहला तो सरकारी नियंत्रण में नहीं होना चाहिए कोई भी मंदिर, और दूसरी बात यह कि जो ट्रस्ट आप बना रहे हैं उसमें ईमानदार लोग और ईमानदार प्रोसेस, क्योंकि व्यक्ति बेईमान कभी भी हो सकता है। और ट्रांसपेरेंट है, जो गोविंद देव गिरी जी का जो ऑफिस है वो पुणे में बैठ के भी देख सके कि क्या काउंटिंग थी, कैसे हुआ, क्या बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो। आइए अब एक बात कर लेते हैं देश में तेल की किल्लत की, जिसपे अब भारतवासियों को मिलने जा रही है बड़ी राहत। बात हो रही है ईरान अमेरिका के बीच में जो अभी डील चल रही है, बातचीत हो रही है, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने ईरान के तेल सेक्टर पर लगे हुए प्रतिबंध को अस्थायी तौर पर हटा दिया है। अब ईरान 60 दिन तक यानी कि 21 अगस्त तक कच्चा तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेच सकेगा। ईरान पेमेंट भी अमेरिकी डॉलर में ले सकता है। ये 2019 से जारी प्रतिबंधों के बीच ईरान के लिए बहुत बड़ी राहत है। भारत भी ईरान से कच्चा तेल खरीद सकता है। अभी भारत सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रशिया से ले रहा है, लेकिन 2019 में ईरान पर प्रतिबंध लगने से पहले भारत और ईरान के बीच में भारी मात्रा में कच्चे तेल का व्यापार होता था। और अगर आप तेल की क्वालिटी भी देखेंगे तो रशियन तेल से ईरानी तेल ज्यादा बेहतर है। तो अब ये जो प्रतिबंध हटा है उससे भारत के लिए कितनी बड़ी गुड न्यूज है सचिन? नहीं, देखिए, भारत के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, पूरे विश्व के लिए। भारत के लिए और भी ज्यादा इसलिए है कि देखिए, हमारी अभी लगभग 30 से 40% जो खरीद थी तेल की वो रशिया थी, और रशिया जो क्रूड ऑयल है वो ज्यादा थिक होता है, मोटा होता है, तो उसकी जो रिफाइनिंग प्रोसेस है उसमें ज्यादा खर्चा भी लगता है, ज्यादा टाइम भी आता है। ईरान से आने के बाद क्या होगा कि हमारी जो डाइवर्सिटी है कि रूस के अलावा आप ईरान से खरीद रहे हैं, बाकी खाड़ी देशों से खरीद रहे हैं, वो होगा। दूसरा, जो तेल की क्वालिटी होती है वो बेहतर होती है, रिफाइनिंग प्रोसेस आसान होता है, और कीमत अभी देखिए ऑलरेडी $80 प्रति बैरल से नीचे चली गई है। तो उम्मीद है कि ये 70 के आसपास पहुंच जाए, तो इससे बहुत बड़ी सरकार के ऊपर भी जो लागत थी। क्योंकि समय कम है शांतनु जी, ये जो बात अभी मैं उसी मनी पर लेकर आने वाली थी, क्योंकि जब आपका क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, जब सैंक्शंस हट रहे हैं, अब अच्छा ट्रेड होने की संभावना दिखाई दे रही है। डोमेस्टिक मार्केट में भी आप एम कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये
तेल के दाम कम देखिए, होंगे? बहुत ज़्यादा तो सरकार ने बढ़ाए भी नहीं। हमारे यहाँ 3 रुपए 5 रुपए बढ़े, जिस तरह से विदेशों में कम से कम 30-40% दाम बढ़ गए, जिस बात की हम चर्चा कम कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसको सोक करा, लेकिन अच्छी बात है कि और कई बार केवल तेल नहीं, उसके और बहुत सारे यूसेज होते हैं जो इंडस्ट्री में होते हैं, सबको बहुत राहत मिलेगी। भारतीय मार्केट में 100 के नीचे ला पाएंगे, ऐसा लगता है? बिल्कुल ला पाएंगे, बिल्कुल ला पाएंगे। और इतना डाइवर्सिफाई होने से हम लोग कॉन्फिडेंट रहेंगे कि भाई यहाँ से नहीं तो यहाँ हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी और जनता में एक विश्वास बढ़ेगा कि भाई हमारे पास कई तरह के रूट, और ईरान से मेरे ख्याल से नजदीकी भी पड़ता होगा, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम हो जाएगी जो रशिया से। तो एक युद्ध खत्म हो जाने से कितनी बड़ी राहत आती है, इसलिए कहता है भारत हमेशा युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, और ये पूरे विश्व की इकोनॉमी के लिए बेहतर है। आज दमदार 10 में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया शांतनु जी आपका, बहुत शुक्रिया सज्जन जी आपका भी।